मेरी पेशाब छूटती है, हाँ मैं भी छींकती खांसती हूँ तो छूटती है, तो चलिए क्या ये नॉर्मल है? महिलाओं में देखिए सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में तो ब्रेस्ट कैंसर है। हर महीने एक जो सिस्ट बनती है अराउंड 2 से 2.5 सेंटीमीटर की, नॉर्मल लाइफ हम अपनी बुढ़ापे में एक हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं। नमस्कार। महिलाओं की सेहत से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता और सही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा एमबीबीएस एवं एमएस गायनेकोलॉजी हैं और इन्होंने स्विट्जरलैंड से गायनेकोलॉजिकल एंडोस्कोपी एवं हिस्टेरोस्कोपी में एडवांस ट्रेनिंग और फेलोशिप प्राप्त की है। वर्तमान में ये केशलता हॉस्पिटल बरेली में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर प्रज्ञा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम महिलाओं की सेहत से जुड़े कुछ ऐसे विषयों पर बातचीत करेंगे जिसकी जानकारी हर महिला को होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर प्रज्ञा, मैंने मेनोपॉज के बारे में बहुत सुना है। क्या आप बता सकती हैं कि मेनोपॉज क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? मेनोपॉज से हम ये कहते हैं कि महिला का जब माहवारी आना या मेंसेस आना बंद हो जाते हैं और 1 साल तक बंद रहते हैं, तो टेक्निकली उसको मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज की एज एवरेज इंडिया में अराउंड 50 to 52 ईयर्स है। और क्योंकि अब महिलाओं का लाइफ स्पैन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो मेनोपॉज में बिताने वाली उम्र भी हमारी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब एवरेज इंसान 85 तक अगर जीवित रहता है, तो वो अपना 1/3 ऑफ हर लाइफ एक लेडी मेनोपॉज में गुजार रही है। अब क्योंकि मेनोपॉज में पीरियड्स बंद हो जाने का रीज़न यही है कि हमारे हार्मोन्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और उन हार्मोन्स के कम होने से सिर्फ पीरियड्स आना बंद नहीं होते, पर हमारी पूरी बॉडी में भी अलग अलग तरह से असर होता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी से हर बॉडी का फंक्शन अफेक्ट होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे हम अपनी वेलबींग कैसे मेंटेन करें, और एक नॉर्मल लाइफ हम अपनी बुढ़ापे में एक हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं। बुढ़ापे में मैंने सुना है कि काफी बार छींकने या खांसने में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका पेशाब भी निकल जाता है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मेनोपॉज का। और जब औरतें आपस में बातें करती हैं तो इसको एक नॉर्मल कंडीशन मान ली जाती है कि ये तो मेरी पेशाब छूटती है, हाँ मैं भी छींकती खांसती हूँ तो छूटती है, तो चलिए क्या ये नॉर्मल है? हाँ, इसको बहुत ही नॉर्मलाइज किया गया है। बट किसी औरत की अगर छींकने खांसने पे पेशाब छूटती है, तो उसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। मतलब जब उसने स्ट्रेस लिया तो यूरिन का जो है वो ड्रिबलिंग हुआ। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, बट ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसको नॉर्मलाइज किया गया है, और इसका इलाज टोटली संभव है। पहले इसके इलाज में ऑपरेशन लगता था, भर्ती होना पड़ता था, बट अब लेजर्स एंड चेयर, एक की गेला चेयर होती है, उसके हिसाब से, उसके हेल्प से हम इसमें महिला को नॉन सर्जिकल वे में भी इलाज कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन कंडीशन है और बहुत अफेक्ट करती है एक औरत की लाइफस्टाइल को। आप खुद इमेजिन करिए कि कोई महिला छींकने खांसने में अगर यूरिन रिबल हो रही है, उसके पास से एक यूरिन का स्मेल आ रहा है, तो वो सोशली कट ऑफ हो जाएगी, वो ऑकवर्ड फील करेगी, वो अपने आप में ही रहना चाहेगी, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहेगी, क्योंकि एक गंदी स्मेल आ रही है इस टाइप से। तो वो महिला की लाइफस्टाइल इंप्रूव, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में ये ट्रीटमेंट बहुत हेल्प करता है, और एक वेरी कॉमन कंडीशन है, टोटली ट्रीटेबल। अच्छा, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें रेगुलरली मेनोपॉज में करवाने चाहिए, या कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं इस दौरान? तो मेनोपॉज में एक बार, मतलब जब आप अराउंड 40-45 के हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ही आप एक गायनेक के पास आएँ। आपको एक रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराना चाहिए, एक विजिट करना चाहिए, जिसमें कि एक जनरल एग्जामिनेशन और एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जनरल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, थायराइड, और आपका पर एब्डोमेन, गाइनी एंड पीएस-पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड सर्विक्स एग्जामिन करते हैं। पैप्समियर बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि पैप्समियर हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पैप्समियर मेनोपॉज में ही करना होता है, पैप्समियर 21 साल की उम्र से किया जाना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं कि हमारे क्लिनिक में जो भी महिला आती हैं उनका कभी भी पैप्समियर हुआ नहीं होता है। तो ये पैप्समियर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है, और ये बहुत ज़रूरी है। एक बेसलाइन हमारा थायराइड का टेस्ट 35 साल की उम्र के बाद से ईयरली होना चाहिए। फिर उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, की हमारा यूट्रस, ओवरीज, एंडोमेट्रियल थिक लाइनिंग वगैरह सब कैसी है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने पैप्समियर के बारे में बताया, तो क्या ये एक्सप्लेन कर सकती हैं आप कि एक्चुअली पैप्समियर है क्या?
जी बिल्कुल, पैप्समियर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो पहले सुनिए सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। बच्चेदानी का मुहाना जिसे हम बोलते हैं कि बच्चेदानी का जो माउथ है, जो लोअर मोस्ट पार्ट है, उसको सर्विक्स बोला जाता है। और ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जिससे महिलाओं की डेथ होती है। तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसके कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन भी उपलब्ध होती है जो 9 साल की उम्र से लड़कियों को लगनी चाहिए। और उसके अलावा साथ में 21 साल से हर महिला का एक बेसिक टेस्ट होता है जिसमें महिला एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, वो लेटती हैं, हम उनका नीचे से बस टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कोई कट लगना या टाँका लगना या चीरा लगना ये सब कुछ नहीं होता, कुछ ब्लीडिंग का स्कोप नहीं है। और एक पेंटिंग का जैसे ब्रश होता है उससे हम सर्विक्स पे ब्रश फेर के सेल्स ऑब्टेन करते हैं और उसको स्लाइड में देखते हैं कि क्या उसमें कैंसर की कुछ शुरुआत है। क्योंकि ये कैंसर बनने में बहुत टाइम लेता है, मतलब 10 से 20 साल तक का एक ग्रे जोन है हमारे पास जिसमें हम कैंसर को पहले डिटेक्ट कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। तो पैप्समियर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, कैंसर होने के पहले हम उसको पकड़ लेते हैं और उसका जैसा भी स्टेज है या जो भी कंडीशन है उस हिसाब से इलाज कर सकते हैं। जैसा आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया, तो क्या लक्षण है जिससे एक महिला को पता चल जाता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है? तो पहले तो जैसे देखिए रिस्क फैक्टर सर्वाइकल कैंसर के क्या होते हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, क्योंकि जितने पार्टनर्स उतना इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है, एचपीवी इन्फेक्शन का। दूसरा ये है कि अर्ली एज ऑफ कॉइटस, जल्दी इंटरकोर्स हुआ हो। और इसके लक्षण कई बार कुछ भी नहीं होते हैं और एज सिंपल एज ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेशाब में जलन, या पीरियड्स के या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, इस टाइप के बहुत बेसिक मिनिमल सिम्टम्स होते हैं जिसको कोई भी नॉर्मली इग्नोर कर देता है कि ये तो होता रहता है, इसके लिए मुझे क्या जाने की ज़रूरत है डॉक्टर के पास या इलाज की क्या आवश्यकता है। पर बहुत और एंड स्टेज में जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लीडिंग एंड बदबूदार पानी और इस तरह से प्रेजेंट करता है। और ये भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर ओल्ड एज का कैंसर माना जाए कि ये तो बुजुर्ग महिला को ही होगा, मैं तो अभी यंग हूँ मुझे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इसके बाई मॉडल पीक है इंसिडेंस के, 30 इयर्स की एज में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, एंड मेनोपॉज में तो होने का मतलब रिस्क होता ही है। अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी की, तो काफ़ी बार महिलाएं अपनी डाइट सही नहीं रखती हैं प्रेगनेंसी में, जिसमें डिलीवरी में जाके उनको प्रॉब्लम होती है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें लेने चाहिए कि उनकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी वो रखें? शुरू के 3 महीने में तो जो सप्लीमेंट रेकमेंडेड है वो सिर्फ फोलिक एसिड है, क्योंकि जो फोलिक एसिड होता है वो बच्चे की न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर कोई कंसीव करने का भी कोशिश कर रहा है तो उसको 1 महीने पहले से अगर वो फोलिक एसिड ले रहा है तो सही होता है कि बाई चांस अगर डेफिशिएंसी हुई तो बच्चे में डिफेक्ट आ सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दवाएं जितनी मिनिमल हो उतना बेटर होता है, क्योंकि कौन सी दवा आपका कौन सा बच्चे तक पहुंच के क्या बुरा असर कर दे ये पता नहीं होता। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी में डाइट एकदम कंप्लीट फुल मिक्स्ड डाइट होनी चाहिए, गुड इन प्रोटीन्स, गुड इन ऑल फाइबर्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सप्लीमेंट्स देखा जाए तो सिर्फ आयरन की रिक्वायरमेंट क्योंकि बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, आयरन एंड कैल्शियम दिया जाता है, ये बेसलाइन है। बट जिसको अगर कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे वेजिटेरियन डाइट जनरली प्रोटीन में थोड़ी सी पुअर होती है, तो अगर डाइट से हमारा प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ पा रहा है तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं या एक्टिवली अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्रीज कर सकते हैं। शुगर का कंजम्पशन वो तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी कम ही रखना चाहिए। तो जेस्टेशनल डायबिटीज की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज इज इंडिया। इंडिया में बहुत जेस्टेशनल डायबिटीज है जो कि कई बार डायग्नोज नहीं होता और उसके इम्प्लीकेशन बच्चे में भी हैं, महिला में भी हैं, डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन है, डिलीवरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन है। तो शुगर इंटेक कम रखना चाहिए और हमेशा खाने के बाद थोड़ा आधा घंटा वॉक करना इज अ गुड हैबिट। तुरंत सोने से, प्रेगनेंसी में अगर खाना खाने के बाद हम तुरंत लेट जाते हैं तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स मतलब कि जो एसिडिटी लगना, इसका भी चांस बढ़ जाता है। तो वॉक करने से हमारा जो फूड है उसका शुगर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इट इज़ बेटर। बाकी अगर किसी को कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है जैसे विटामिन डी एंड ऑल, तो वो
गायनेक से सप्लीमेंट करा जा सकता है। ओके, आफ्टर डिलीवरी काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है जो मदर होती है उनका मेजर ध्यान अपने बच्चे पे होता है बिकॉज वो उसके केयर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें अपनी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ के लिए भी उस चीज़ को ध्यान दें? ये तो डिलीवरी के बाद मदर का ही नहीं, पूरी फैमिली का ध्यान भी बच्चे पे ही होता है। मदर पे ध्यान थोड़ा सा हट जाता है क्योंकि प्राइमरी फोकस एक न्यू मेंबर फैमिली का होता है। बट इस टाइम पे क्योंकि उसकी बॉडी को, एक वुमेन की बॉडी को रिकवरी स्टेज में है, तो उसे बहुत आवश्यकता होती है कि जो न्यूट्रिशन वो अपना प्रेगनेंसी टाइम पे ले रही थी वो अभी भी ले। ऐसा नहीं है कि आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन उसे बंद कर देना है, क्योंकि लैक्टेशन मतलब कि जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग है वो इसको एक हार्ड वर्क की तरह कैटेगराइज किया गया है कि इट इज़ वेरी लेबोरियस वर्क फॉर वुमेन। उसको ब्रेस्ट फीड करना और बॉडी में मिल्क बनाना वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरी कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो उसको गुड डाइट जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स हों और वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, सब कुछ हों, और साथ में एज लॉन्ग एज शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग आयरन कैल्शियम कंटिन्यू रखना चाहिए। और एक और चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रेस करना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद, क्योंकि मल्टीपल रीजन से, हार्मोनल रीजन से, कई बार हमने देखा है कि महिला जो है वो थोड़ी सी दुखी रहती है। और सब लोग सोचते हैं कि आपका तो बेबी हुआ है, आप क्यों दुखी हैं, आपके पास तो दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं है, नाउ यू हैव गॉट अ गुड बेबी एंड ऑल दैट। बट ये उसका खुद का चॉइस नहीं है दुखी रहना। कई बार हमारी बॉडी में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि पोस्टपार्टम ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसका इंसिडेंस अराउंड 10% है। अब आप ये सोचिए कि 10 में से एक औरत को डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो कई बार महिला सुसाइड अटेम्प्ट या अपने बच्चे को हार्म भी कर सकती है। और इसमें उसकी गलती नहीं है, ये उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं जिसके पे वो एक्ट कर रही है। तो डिप्रेशन जो है, इसके लिए हमको थोड़ा सा एक सेंसिटिविटी एंड थोड़ा टेंडर अप्रोच टुवर्ड्स वुमेन एंड एनालाइजिंग एंड कैचिंग द सिम्टम्स इनिशियली। कि सपोज अगर महिला दुखी लग रही है, बच्चे से वो थोड़ा दूर दूर रह रही है, वो नहीं कुछ कर पा रही है या अपना ध्यान नहीं रख पा रही है, तो हमें ऐसे कंडीशन में इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये नॉर्मल है और ये तो सबके साथ होता है, या इनका ये टैंट्रम है या टेम्पर टैंट्रम है, कुछ ऐसा है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है और ये किसी भी महिला को हो सकती है, तो इसके लिए भी गायनेक की विजिट बहुत ज़रूरी है। तो जैसे फॉरेन एंड ऑल में तो वहाँ पे उनकी जो बर्थ डोला बोलते हैं, मिडवाइफ है, वो आके क्वेश्चनर भरवाती हैं कि डिलीवरी के बाद आपका मन कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, आप खुश हैं कि नहीं, आपको सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं। पर हमारी कंट्री में थोड़ा सा इस पे अवेयरनेस कम है, तो हमें ये घर के लोगों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स उन्हें दिख रहे हैं, एंड दिस इज टोटली ट्रीटेबल, दिस इज ट्रांजिएंट, ये कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा ट्रीटमेंट से ये बहुत इम्प्रूव हो सकता है और इससे महिला को एक वो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से रिलीफ मिल सकता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। मैंने सुना है कि महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज बहुत कॉमन है, तो कब ऐसा है कि उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है? ओके, तो वाइट डिस्चार्ज देखिए कई बार ना फिजियोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि जो वजाइनल एरिया है वो एक डायनामिक जोन है, वो हार्मोन सेंसिटिव है एंड वो एक मॉइस्ट कैविटी है। जैसे कि माउथ है, माउथ में थूक आता है, ये ड्राई नहीं रह सकता, तो वैसे ही वजाइना भी म्यूकोजल कैविटी है, तो उसमें भी सेल का टर्नओवर, सिक्रीशन, ये सब होता है। तो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जैसे मेंसेस के जस्ट पहले, ओव्यूलेशन के टाइम पे, ये कॉमन है। बट हम ये कंसर्निंग तब हो जाता है जब इसमें हमें स्मेल आने लगती है, जब इससे हमें इचिंग हो रही है या पेशाब में जलन हो रही है या बाहर का एरिया भी सूज रहा है या रेडनेस हो रही है। तो ये सारे अगर कुछ कंडीशंस होती हैं, या डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब आप समझ रहे नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है एंड यू आर रिक्वायरिंग अ पैंटी लाइनर और पैड यूज करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसका रीज़न इन्फेक्टिव ही होता है। फंगल इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, जो कि वहाँ पे रेकरेंट वॉशिंग से, या ये जो डेपिलेटरी क्रीम्स आती हैं जैसे वीट है, इससे अपने प्यूबिक हेयर क्लीन किया है तो इससे केमिकल से, इरिटेशन से, इनसे भी कई बार केमिकल डर्मेटाइटिस हो जाता है और वाइट डिस्चार्ज आने के चांसेस हैं और नीचे रेडनेस होती है, तो उस टाइम पे दिखाना ज़रूरी है।
एंड पेरिनियल हाइजीन के लिए नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ही इलेबोरेट सोप्स या कोई स्पेशल सोप्स यूज करने हैं, जस्ट प्लेन वाटर इज सफिशिएंट। इनफैक्ट जितना सोप यूज करते हैं उससे वहां का पीएच, वजाइना का पीएच चेंज हो जाता है, तो वहां पे गुड बैक्टीरिया की जगह बैड बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और उसके कारण डिस्चार्ज आने के चांसेस और इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। मैम आजकल हमने देखा है कि ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन है, तो क्या हर ओवेरियन सिस्ट के लिए ऑपरेशन जरूरी है? नहीं, ओवरी जो है वो बहुत ही डायनामिक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। उसमें हर महीने एक जो सिस्ट बनती है अराउंड 2 से 2.5 सेंटीमीटर की, हर महीने तो नॉर्मल सिस्ट बन रही है जो कि फंक्शनल ओव्यूलेशन, एग बनने की प्रक्रिया है। तो हर ओवेरियन सिस्ट को ऑपरेशन करने का आवश्यकता नहीं है। मेरे पास भी बहुत बार, कई बार मरीज आते हैं, वो अपना अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं, उनने जिस भी प्रॉब्लम से अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें आ गया है कि एक 2 by 2 सेंटीमीटर का सिस्ट है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है। तो इसमें उनको कोई सिम्टम नहीं है, बट क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आ गया है तो उनको बोला गया है कि ऑपरेशन करना है। पर बिल्कुल ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने 6 महीने ऑब्जर्व किया जाता है, अगर वो सिस्ट उतनी ही है या घट गई है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो गायब हो जाती है विद टाइम। अगर वो बढ़ रही है तो उसको थोड़ा सा देखना होता है, नहीं तो अदरवाइज हर सिस्ट का ऑपरेशन जरूरी नहीं है। बट कुछ सिस्ट अगर बड़ी हो गई हैं या वो सॉलिड लग रही हैं या उनमें दर्द हो रहा है या वो प्रेशर इफेक्ट आ रहा है, जो कि 5-8 सेंटीमीटर के आसपास प्रेशर इफेक्ट आने लगता है, या उस सिस्ट का अल्ट्रासाउंड में फीचर्स जैसे कि हेट्रोजेनस है, मतलब हेट्रोजेनस मतलब कि सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट दोनों हैं, तो सिर्फ फ्लूइड फिल्ड नहीं है, और अगर सिस्ट बहुत लार्ज हो जाती है तो उसको निकालना जरूरी होता है। बाकी हर सिस्ट का ऑपरेशन नॉट नेसेसरी। तो जो भी अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट आ रही है, आपको सिम्टम नहीं है, तो आप एक बार कंसल्ट जरूर करें, बट ऑपरेशन के पहले थोड़ा सा सोचना जरूरी है। अच्छा, ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन कैसे होता है? क्या दूरबीन से इसका ऑपरेशन होता है? ओवेरियन सिस्ट के लिए बेस्ट ऑपरेशन तो लैप्रोस्कोपी ही है। इट इज वेरी मतलब गुड फॉर स्पेशली ओवेरियन सिस्ट्स एंड ऑल। लार्ज सिस्ट भी एज गुड एज आपके अगर एपिगैस्ट्रियम तक आ रही है, मतलब 25 सेंटीमीटर की सिस्ट भी हम दूरबीन से निकाल सकते हैं। और बट थोड़ा पहले एमआरआई से पता हो, थोड़ा सिस्ट का नेचर पता हो, तो इससे बड़ी से बड़ी सिस्ट भी ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से निकाली जा सकती है। मैम मैंने सुना है कि लेप्रोस्कोपी से यूट्रस भी आउट किया जा सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लैप्रोस्कोपी जिसको जो कि दूरबीन से ऑपरेशन कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सब कुछ, बस बच्चा नहीं निकाला जा सकता, बाकी बॉडी से सब कुछ दूरबीन से निकाला जा सकता है। और यूट्रस निकालने के लिए देखिए, पहले क्या होता था कि एक 10 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का बड़ा चीरा दिया जाता था, जैसे कि सिजेरियन में देते हैं, और उससे यूट्रस निकाला जाता था, जिसको ओपन हिस्टेक्टमी बोला जाता है। ओपन मतलब पेट ओपन किया और यूट्रस निकाल दिया। उसके बाद एक होता है वजाइनल हिस्टेक्टमी। वो तो सबसे बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि वजाइनल हिस्टेक्टमी में एब्डोमेन में कोई चीरा नहीं आता। वजाइना, इट इज अ नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी। नेचुरल ऑरिफिस है वजाइना, हम उसी के थ्रू जाते हैं और आपका यूट्रस वहीं से निकाल देते हैं। तो इसमें रिकवरी बहुत फास्ट है। स्टिचेस जो हैं वो अंदर तरफ आते हैं, महिला को पेन कम होता है, उसकी मोबिलिटी जल्दी होती है, रिकवरी जल्दी होती है। फिर इसके बाद एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें पेट में एब्डोमेन पे ऐसे 3 से 4 मिनिमल 1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कि एक पेंसिल के थिकनेस के जितना इंसिजन दिया जाता है, और उससे दूरबीन से यूट्रस का ऑपरेशन किया जाता है। बट कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पेशेंट पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि यूट्रस अगर लैप्रोस्कोपी से निकला है तो कुछ कम निकला होगा, ओपन से निकला है तो बराबर निकला होगा। तो अंदर जो ऑपरेशन का स्टेप्स एंड टेक्निक है वो सब ओपन और लैप्रोस्कोपी की सेम है। बस एंट्री पॉइंट और मेरी नजर से देखने की जगह टेलीस्कोप गया हुआ है, हाथों की जगह बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स गए हुए हैं, बस यही डिफरेंट होता है। बाकी अंदर की स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। और यूट्रस का कुछ ऐसा नहीं रहता कि आधा यूट्रस निकलता है या 1/4 निकलता है, वो पूरा ही यूट्रस जैसा ओपन में होता है वैसे ही निकला जाता है लैप्रोस्कोपी से। तो बस एडवांटेज ये है कि छोटा चीरा होता है तो ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होती है, रिकवरी फास्ट होती है, डिस्चार्ज जल्दी होता है। मैम कीगल्स एक्सरसाइज क्या है? कीगल्स एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमारा जो, क्योंकि इतना डिलीवरी में नीचे प्रेशर लगा है एंड जोर लगाया गया है और स्ट्रेचिंग हुआ है, तो उससे वो मसल का टोन कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमको लूज लैक्सिटी फील होती है।
दूसरा ये है कि जैसा आपने पहले पूछा था कि छींकने खांसने के टाइम पे यूरिन का ड्रिबल होना, वो भी आपका पेल्विक मसल्स जो है वो कमजोर हो गई हैं उसके कारण होता है। तो ये एक प्रिवेंटिव टेक्निक है जिसमें हम अपना रिदमिक पेल्विक मसल को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जैसे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, आप डंबल लेके अपना बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं, वैसे ही हम इसमें अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं। एक्टिवली ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे दिन में एक रेजीम बनाया हुआ है कि 10 बार उसको ऊपर खींचें, 10 तक काउंट करें, फिर धीरे से छोड़ें। बट अब क्या है कि महिलाएं इतना ध्यान दे नहीं पाती हैं, और ऐसा नहीं है कि कीगल्स एक्सरसाइज सिर्फ जिसको प्रॉब्लम है उसको करना है। कीगल्स एक्सरसाइज हर महिला को करनी है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर जो है वो मसल्स बाद में मेनोपॉज में कमजोर होंगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी होगी, वहां पे टाइप जो कोलेजन है वो कम होगा। तो ये एक्सरसाइजेस सबको करनी चाहिए, जिससे कि उनको बाद में कोई यूरिनरी सिम्टम्स, ड्रिबलिंग एंड ऑल वो नहीं हो। अब इसका एक और एडवांस्ड वर्जन ये आ गया है कि जैसे कि हम इस चेयर पे बैठे हैं, तो ऐसे ये कीगल चेयर करके आती है। तो उस चेयर में आपको बैठना है, अपना पूरा कपड़े वपड़े पहन के बैठते हैं, और उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके सुप्रा मैक्सिमल मसल कॉन्ट्रैक्शन कराती है। तो मसल जो है आप फील नहीं करेंगे, पर वो आपकी मसल को स्टिमुलस देके कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी। तो उसमें जितना कीगल्स एक्सरसाइज एक महिला दिन में कितनी कर पाएंगी, 20-30 कर पाएंगी, है ना। 12,000 तक की कीगल्स कॉन्ट्रैक्शंस वो आधे घंटे में डिलीवर करता है। तो ये पोस्टपार्टम रिहैबिलिटेशन, मतलब कि जैसे डिलीवरी के बाद हमको अब अपना 2-3 महीने के बाद वी हैव टू गेट बैक टू आवर नॉर्मल स्टेट, तो उसके लिए ये कीगेला चेयर इज वेरी गुड। साथ में उसका एक और प्रोब आता है विच यू कैन कीप ऑन योर एब्डोमेन। तो वो जैसे एब्डोमेन लूज लग रहा है डिलीवरी के बाद, तो उसमें भी वो हेल्प करता है इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये पोस्ट एंड स्पेशली SUI की मरीज जो कि जिनका यूरिन छींकने खांसने से निकल रहा है, उनके लिए भी ये चेयर बहुत जरूरी है। लेजर के साथ साथ इसका एक सेशन लेजर, एक सेशन चेयर करने से जो यूरिन का सपोर्टिव टिश्यू है, वो ब्लैडर का सपोर्टिव टिश्यू है, वो स्ट्रांग होता है, जिससे कि छींकने खांसने पे वो स्फिंक्टर को स्ट्रेंथ है, तो वो लीकेज नहीं होता है। तो पहले जो ऑपरेशन था, अब महिला आएगी, आधे घंटे चेयर पे बैठेंगी, एंड देन 1 महीने के बाद आएंगी, वी विल रीअसेस लेजर वर्सेस कीगेला चेयर, एंड देन वी कैन ट्रीट उसका SUI। महिलाओं में कौन सा कैंसर कॉमन है, और बेसिकली प्रीवियस टाइम में कौन से ऐसा कैंसर है जिसकी वजह से मोस्टली डेथ्स हो रही है महिलाओं में? महिलाओं में देखिए सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में तो ब्रेस्ट कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फैमिली में भी चलता है। जैसे अगर किन लोगों को चौकन्ना रहना है, सचेत रहना है, तो ऐसी महिलाओं को जिनकी फैमिली में उनकी मम्मी, मौसी, सिस्टर या किसी नानी, इनमें किसी को फीमेल मेंबर को अगर ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, ओवेरियन कैंसर रहा हो या आंतों का कैंसर रहा हो, तो ये जेनेटिक लिंकेज है, ये कॉमनली फैमिली में चलता है। तो जैसे हमने सुना था एंजेलिना जोली ने अपना प्रोफाइलैक्टिक ही ब्रेस्ट निकलवा लिया क्योंकि उनका एक वो जीन पॉजिटिव था। तो ये मतलब फैमिली में कैंसर है। अब हर नॉर्मल महिला में कई बार क्या होता है कि उनको नहाने के टाइम पे कोई लंप फील हुआ, तो उसको उन्हें अगर कभी ऐसा हो तो वो लंप को वो आके गायनेक से विजिट करें। जब हम उसे एग्जामिन करेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि वो थोड़ा चिंताजनक है या नॉर्मल है, या उसको इग्नोर किया जा सकता है। थोड़ा सा चेकअप करके समझ में आएगा। बाकी एक टेक्निक होती है जिसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो महिला अपने आप स्वयं करती है, उसको गायनेक के पास नहीं आना होता है। वो अपना नहाने के टाइम पे, पीरियड्स के बाद में मिरर के सामने खड़े होके अपने ब्रेस्ट को स्वयं एग्जामिन करती हैं, देखती हैं, और अगर इसमें उन्हें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो हमारे पास आ सकती हैं। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, अगर कभी आप मेरे पास आए तो मैं सिखा भी सकती हूँ आपको। तो वो करना चाहिए। और कहीं पे भी कुछ भी लंप हो या निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा हो या हार्डनेस लग रही हो, टेंडरनेस लग रही हो, मतलब पेन हो रहा हो, ऐसा लग रहा है कि मोबिलिटी कम हो गई है ब्रेस्ट की, तो इस कंडीशन में तो जल्दी ही डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा से जाना कि कैंसर की समय पर जांच, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यूरिन लीक होने की समस्या और HPV वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण बातें महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए कितनी ज़रूरी हैं। याद रखिए, सही जानकारी, समय पर जांच और विशेषज्ञ की सलाह एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कुंजी है। अगर आप डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप केशलता हॉस्पिटल बरेली में उनसे मिल सकते हैं।
अगर यह एपिसोड आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।